मेडिकल की दुनिया में कभी-कभी एक डॉक्टर का अंदाजा और एक पुख्ता सबूत, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई होती है। तो सवाल यह है कि यह सफ़र कैसे तय होता है। आज हम उसी विज्ञान को समझने वाले हैं जो शक को यकीन में बदलता है और आंकड़ों को जिंदगी बचाने वाले ज्ञान में। देखिए, चिकित्सा के इतिहास में ना हमेशा से एक तरह की जंग चलती आई है। एक तरफ है डॉक्टरों का सालों का तजुर्बा, उनकी अपनी समझ, और दूसरी तरफ है ठोस सबूत की मांग। फ्रांसिस गैल्टन की ये बात बिल्कुल उसी कश्मकश को दिखाती है जहां लोग अपनी पुरानी धारणाओं को आंकड़ों की कसौटी पर कसने से कह सकते हैं कि थोड़ा हिचकिचाते थे। तो फिर सवाल वहीं आकर रुक जाता है। एक डॉक्टर की फीलिंग या धारणा को एक प्रमाणित सबूत कैसे बनाया जाए? इस सवाल का जवाब एक बहुत ही दिलचस्प विज्ञान में छिपा हुआ है और आज हम उसी की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सवाल का जवाब है बायोस्टैटिस्टिक्स। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये हमें स्वास्थ्य और बीमारी को नंबरों की जुबान में देखने और समझने का एक नया नजरिया देता है। लॉर्ड केल्विन की ये बात ना एकदम पते की है। सोचिए, अगर कोई कहे कि किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो ये तो बस एक हवा में कही हुई बात है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर 140/90 है तो बात एकदम साफ हो जाती है ना? संख्याएं हमें अंदाजों से निकालकर सटीकता की जमीन पर ले आती हैं। अच्छा, अब ये बात जरा ध्यान से समझिएगा। अंग्रेजी का एक शब्द है स्टैटिस्टिक। इसका मतलब है कोई भी एक अकेला आंकड़ा, जैसे मान लीजिए किसी एक बच्चे का वजन। लेकिन जब हम एस लगाकर कहते हैं स्टैटिस्टिक्स, तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं रह जाता, बल्कि ये उन आंकड़ों के पीछे की पूरी कहानी बन जाता है। उन्हें जमा करना, उन्हें समझना और उनसे कोई मतलब निकालने का पूरा विज्ञान। तो फिर बायोस्टैटिस्टिक्स क्या हुआ? हाँ, ये स्टैटिस्टिक्स के औजारों का इस्तेमाल करके बायोलॉजी और मेडिसिन के डेटा को समझना है। समझिए, ये एक पुल की तरह है जिसके एक सिरे पर ढेर सारे उलझे हुए आंकड़े होते हैं और दूसरे सिरे पर जिंदगी बचाने वाले फैसले। इसे समझने के दो और बहुत ही खूबसूरत तरीके हैं। एक तो है मात्रात्मक चिकित्सा, क्योंकि ये हर चीज को मात्रा या नंबर्स में तौलती है। और दूसरा है विभिन्नता का विज्ञान। ये हमें समझाता है कि हम सब में जो फर्क हैं, जैसे किसी की नब्ज 70 है और किसी की 80, तो ये फर्क कब तक सामान्य है और कब यह किसी बीमारी का संकेत बन जाता है। चलिए, अब थ्योरी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और ये देखते हैं कि असल जिंदगी में ये विज्ञान कहां-कहां और कैसे काम आता है। क्योंकि बायोस्टैटिस्टिक्स सिर्फ किताबों में नहीं है, बल्कि हमारी सेहत से जुड़े हर बड़े फैसले में शामिल है। सबसे पहले तो हमारे अपने शरीर को समझने में बायोस्टैटिस्टिक्स ही हमें ये बताता है कि एक सेहतमंद इंसान का नॉर्मल ब्लड प्रेशर या पल्स रेट या वजन कितना होना चाहिए। मतलब ये एक तरह से इंसानी शरीर का ब्लूप्रिंट तैयार करता है और ये भी बताता है कि लंबाई और वजन जैसी चीजें आपस में जुड़ी कैसे हैं। जब बात दवाओं की आती है ना, तो बायोस्टैटिस्टिक्स एक जासूस की तरह काम करता है। मान लीजिए एक नई दवा बाजार में आई। अब कैसे पता चलेगा कि मरीज उस दवा से ठीक हुआ या ये बस एक इत्तेफाक था? बायोस्टैटिस्टिक्स ही है जो सच को संयोग से अलग करता है और ये बताता है कि कौन सी दवा असल में ज्यादा असरदार है। डॉक्टरों के लिए तो ये फैसला लेने का सबसे बड़ा हथियार है। कौन सी सर्जरी बेहतर काम करेगी? क्या सच में धूम्रपान और कैंसर का कोई सीधा कनेक्शन है? किसी बीमारी के सबसे पक्के लक्षण कौन-कौन से हैं? इन सभी मुश्किल सवालों के जवाब आंकड़ों के गहरे विश्लेषण से ही मिलते हैं। अब एक मरीज से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पूरे समाज के स्वास्थ्य की बात करते हैं। इस मामले में बायोस्टैटिस्टिक्स सरकारों और स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए एक मैप मेकर की तरह काम करता है, जो उन्हें सही स्वास्थ्य नीतियां बनाने का रास्ता दिखाता है। जैसे जब कोई नई वैक्सीन आती है तो बायोस्टैटिस्टिक्स ही जमीनी स्तर पर उसकी असली प्रभावशीलता को मापता है। ये महामारियों की जड़ तक पहुंचता है, जैसे ये पता लगाना कि एक पूरे इलाके में घेंगा रोग आयोडीन की कमी से ही फैल रहा है। और हाँ, ये भी बताता है कि सरकार के चलाए हुए स्वास्थ्य कार्यक्रम कितने सफल हो रहे हैं। ये लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है। अगर किसी स्वास्थ्य अधिकारी के पास डेटा नहीं है तो उसके फैसले अंधेरे में तीर चलाने जैसे हैं। डेटा ही वो कंपास है जो उन्हें सही दिशा दिखाता है और बड़े पैमाने पर लोगों की जानें बचाता है। देखिए, ये सिर्फ 2 बार नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और दुखद कहानी है।
1994 में भारत जैसे देशों में पैदा हुए हर 1000 बच्चों में से करीब 73 बच्चे अपनी पहली सालगिरह तक नहीं देख पाते थे। वहीं अमेरिका या ब्रिटेन में ये आंकड़ा सिर्फ 5 था। ये नंबर नहीं है, ये स्वास्थ्य सुविधाओं और जीवन स्तर के बीच की एक गहरी खाई की खामोश गवाही है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब यह है कि स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी को सिर्फ सुनना या पढ़ना ही काफी नहीं है। हमें संख्याओं की भाषा में सोचना सीखना होगा ताकि हम सब एक बेहतर और जानकार नागरिक बन सकें। इसके लिए 2 बुनियादी शब्द समझना बहुत जरूरी है। एक है पॉपुलेशन, जिसका मतलब है वो पूरा का पूरा समूह जिसकी हम स्टडी करना चाहते हैं, जैसे भारत के सारे डॉक्टर। लेकिन सबसे बात करना तो नामुमकिन है, इसलिए हम एक सैंपल लेते हैं, यानी उस समूह का एक छोटा सा प्रतिनिधि हिस्सा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पतीले में पक रहे चावल का बस एक दाना चखकर पता कर लेते हैं कि सारे चावल पके हैं या नहीं। ज्यादातर मेडिकल रिसर्च इसी तरह काम करती है। और हाँ, एक दिलचस्प बात यह भी है कि रिसर्चर्स सैंपल और पूरी पॉपुलेशन के आंकड़ों में फर्क करने के लिए अलग अलग सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। अब इन्हें याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस ये जानना काफी है कि ये रिसर्च करने वालों का एक तरीका है अपनी बात को ज्यादा सटीकता से कहने का। तो फिर सही रास्ता क्या है? ना तो आंकड़ों पर आंख मूंद कर भरोसा करना और ना ही उन्हें देखते ही सिरे से खारिज कर देना। सही रास्ता है बीच का, एक समझदार और जिज्ञासु नजरिए का। ये पूछने का कि ये आंकड़े हमें क्या बता रहे हैं और शायद क्या नहीं बता रहे हैं। और यहीं हम आज की बात खत्म करते हैं इस एक सवाल के साथ। मेडिकल साइंस का अगला बड़ा अध्याय नंबरों की भाषा में ही लिखा जाएगा। तो वो कौन सी अगली बड़ी पहेली होगी? अल्जाइमर का इलाज या कैंसर की रोकथाम, जिसे बायोस्टैटिस्टिक्स सुलझाने में हमारी मदद करेगा? इसका जवाब शायद भविष्य के आंकड़ों में ही छिपा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।